नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रतिहस्ता टॉक और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त करण प्रतिहस्त। दोस्तों, दिल्ली दंगों से जुड़े एक बहुत चर्चित और संवेदनशील मामलों में सुप्रीम कोर्ट का कोई ताजा फैसला आया है। तो उमर खालिद और सजिल इमाम को जमानत देने से इनकार किया गया है। 5 आरोपी को 12 कड़ी शर्तों के साथ जमानत दी गई है। आज के इस वीडियो में हम पूरा घटनाक्रम, कोर्ट की दलीलें, भावनात्मक पहलू, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और राजनीतिक विवाद सब कुछ पर विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति NV अंजारिया की खंडपीठ ने दिल्ली दंगों से जुड़े UAPA मामलों में बड़ा फैसला सुनाया है। उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से स्पष्ट तौर पर इनकार कर दिया गया है। दोनों अगले 1 वर्ष तक दोबारा जमानत याचिका नहीं लगा सकते हैं, यानी 1 वर्ष तक अब उनका जमानत टल गया है। वहीं गुलफिसा फातिमा, मीरान हैदर, सिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और सदाब अहमद को 12 सख्त शर्तों के साथ जमानत दी गई है। कोर्ट ने साफ कहा है कि खालिद और इमाम की भूमिका अन्य आरोपियों से मौलिक रूप से अलग और अधिक गंभीर है, इस वजह से उन्हें जमानत नहीं दी गई है। यह एक अहम तथ्य दोस्तों, उमर खालिद और शर्जील इमाम सहित सभी आरोपी पिछले 5 साल 3 महीने से तिहाड़ जेल में बंद हैं। फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी। दिल्ली में जो दंगा हुआ था फरवरी 2020 में, जो CAA का मामला था दोस्तों, CAA के विरोध में इन लोगों ने विरोध के पीछे लोगों ने दंगा किया था। इस दंगे में 53 लोगों की मौत हुई थी, 250 से अधिक घायल हुए थे, 750 से ज्यादा FIR दर्ज की गई थी उस टाइम में। आरोपियों का कहना यह है कि इतनी लंबी कैद बिना सजा के ये क्या न्याय है, लेकिन कोर्ट का नजरिया कुछ और ही है। सुप्रीम कोर्ट की कुछ कानूनी दलीलें के बारे में यदि जाने दोस्तों, तो कोर्ट ने माना कि अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता संविधान का मूल अधिकार है, लेकिन साथ ही कहा कि UAPA एक विशेष कानून है और राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े मामलों में जमानत के सामान्य सिद्धांत लागू नहीं होते हैं। वहीं लंबी कैद, स्वतः जमानत, कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि लंबी न्यायिक हिरासत अपने आप में जमानत का अधिकार नहीं है, विशेषकर तब जब मामला देश की अखंडता और सुरक्षा से जुड़ा हुआ। वहीं कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम पर साजिश की केंद्रीय भूमिका का आरोप लगाया है, इसलिए उन्हें अन्य आरोपियों के समान नहीं देखा जा सकता है। तो इनमें से जो बाकियों को जमानत मिला है दोस्तों, और ये 2 को जो जमानत नहीं मिला है, उसका साफ साफ कोर्ट का यही कहना था कि इन दोनों की जो है वो ये दोनों ही साजिश के केंद्र में थे और इनकी मेन भूमिका थी। जिन 5 आरोपियों को जमानत मिली है उनके लिए शर्तें बेहद सख्त है दोस्तों। 12 शर्तें उन पर कड़ी शर्त है और 2 लाख का निजी मुचकला है, प्लस 2 स्थानीय जमानतदार भी लगाए गए हैं। दिल्ली से बाहर जाने पर प्रतिबंध है, पासपोर्ट जमा कर लिए गए हैं, हफ्ते में 2 बार क्राइम ब्रांच में हाजिरी लगानी है, मीडिया या सोशल मीडिया पर कोई भी बयान नहीं देना है, किसी रैली, सभा या प्रदर्शन में भाग नहीं लेना है इन 5 को, गवाहों से संपर्क पर पूर्ण रोक है। कोर्ट ने साफ कहा कि एक भी उल्लंघन हुआ तो जमानत तुरंत रद्द हो जाएगी। बानो ज्योत्सना लाहिड़ी ने सोशल मीडिया पर लिखा है, उमर ने कहा, जिन्हें जमानत मिली है उनके लिए मैं खुश हूं, अब तो जेल में ही मेरा जीवन बन गया है। यह बयान सिर्फ एक व्यक्ति की भावना नहीं है, बल्कि लंबे विचाराधीन कारावास की मनोवैज्ञानिक सच्चाई को दिखाता है, ऐसा बानो ज्योत्सना लाहिड़ी ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है। दोस्तों, उमर खालिद ने अभी तक 6 जमानत याचिकाएं लगाई हैं। अब तक ट्रायल कोर्ट में 2 बार, दिल्ली हाई कोर्ट में 2 बार और सुप्रीम कोर्ट में 2 बार, हर बार जमानत नहीं मिला। आखिरी फैसला 5 जनवरी 2026 को आई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया और दबाव भी है इस पे दोस्तों। मामला भारत की सीमाओं से बाहर भी गूंज रहा है। न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी के भावुक पत्र, जिस पे हमने अभी कुछ दिन पहले वीडियो भी 1-2 दिन पहले वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा। यदि नहीं देखे हो तो आप लिस्ट में जाके चेक करना। इस पे मैंने डिटेल वीडियो भी बनाया है कि जोहरान ममदानी के क्या पत्र थे
और 8 अमेरिकी सांसदों का भारत सरकार को पत्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों की निगाहें, ये सब सवाल उठाता है। क्या यह न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप है या मानवाधिकार की वैश्विक चिंताएं हैं? दोस्तों, जब ये मानवाधिकार की जो संस्थाएं हैं, ठीक है, इनका अपना एक अपनी जगह पे काम है, इनका अपना स्थान है, बट कई जगह पे देखा जाता है कि ये इनकी जो हस्तक्षेप होती है वो सीधे सीधे एक तरह से कहा जाए तो न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप ये करने की कोशिशें करते हैं। खास करके जब ये बाहरी संस्थाएं हमारी भारत के किसी भी केस पे नज़र बनाती है, तो जैसा अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने यदि हमारी यहाँ की न्यायपालिका ने यदि अभी जमानत देने से खारिज कर दिया है, तो इस पर भी मानवाधिकार की कोई बात ही नहीं आती। इनको अपने देश में मानवाधिकार नहीं दिखाई देता है। ठीक है, वैसे बात करें यदि आगे, तो जेएनयू विवाद और राजनीतिक घमासान भी चल रहा है। जेएनयू में नारेबाजी का वीडियो सामने आते ही बीजेपी ने इसे राष्ट्र विरोधी मानसिकता कहा है। कांग्रेस ने इसे अभिव्यक्ति का गुस्सा बताया है। तो ये अपनी राजनीतिक विचारधारा है इन लोगों की। राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। गिरिराज सिंह, मनजिंदर सिंह सिरसा, उदित राज, हर कोई अपने नजरिए से इस फैसले को देख रहा है। जिनकी जैसी अपनी विचारधारा है उस हिसाब से वो बयानबाजी दे रहे हैं। निष्कर्ष यदि निकाला जाए दोस्तों, तो दिल्ली दंगों का यह मामला अब केवल एक कानूनी केस नहीं रह गया है। यह न्याय बनाम सुरक्षा, स्वतंत्रता बनाम कानून, राष्ट्रीय राजनीति बनाम अंतर्राष्ट्रीय दबाव, तो इन सब मुद्दों में ये एक अटक के रह गया है। असली सवाल यही है कि क्या यूएपीए जैसे कानूनों के तहत न्याय की गति और स्वतंत्रता के बीच कोई संतुलन संभव है? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं करण प्रत्यस्त और आप देख रहे हैं प्रतिष्ठा टॉक। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।